विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आइए देखें हमारी एनसीईआरटी क्या बता रही है। We see a variety of objects in the world around us. However, we are unable to see anything in a dark room. On lighting up the room, things become visible. What makes things visible? During the day, the sunlight helps us to see objects. An object reflects light, then falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enables us to see things. We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of a rainbow, bending of light by a medium, and so on. A study of properties of light helps us to explore them. By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight lines. The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points on this straight line path of light, usually indicated as ray of light. तो हम अपने आसपास अपने वर्ल्ड में बहुत सारी वैरायटीज़ के ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर इनको आप डार्क रूम में देखोगे तो आप इनको देखने में नहीं देख पाते हो। जब इनको कैसे देखते हो? जब रूम में आप लाइटनिंग कर देते हो तब ये जो थिंग्स होती हैं, ये सभी चीज़ें आपको विजिबल होती हैं। तो जो चीज़ें थी वो विजिबल क्यों हुई? लाइट की वजह से हुई। दिन के टाइम में आप चीज़ों को कैसे देख सकते हो? दिन के टाइम में सनलाइट प्रेजेंट होता है। सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से आप चीज़ों को देख सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस पर जब लाइट पड़ती है तो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारी आंखों पर पड़ती है और जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई पड़ती है। हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करें तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से जो लाइट है वो वहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है। बहुत सारे कॉमन वंडरफुल फिनोमिना हमारे आसपास में हम लाइट की वजह से देखते हैं, जैसे कि मिरर की वजह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, स्टार का ट्विंकल करना है, रेनबो का बनना हो गया, लाइट का बेंड करना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ये सभी डिफरेंट फिनोमिनास हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम जो है ऑप्टिकल फिनोमेना, डिफरेंट ऑप्टिकल फिनोमेना जो लाइट की वजह से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी जानते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो किस तरह से ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। डू यू नो सेक्शन में लिखा है, इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line, an effect known as the diffraction of light. तो कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है तो ये जब ओपेक ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है तो यहाँ पर इसका बहुत ही स्मॉल पार्ट जो है ये विजिबल होता है। तो लाइट का ये जो टेंडेंसी है, स्ट्रेट लाइन में पाथ करने का टेंडेंसी है, लेकिन जब इस पर ओपेक ऑब्जेक्ट का स्मॉल पार्ट आया तो क्या हुआ कि लाइट जो है कॉर्नर से बेंड कर गया। इस इफेक्ट को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहा गया। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रेस फील्ड्स टू एक्सप्लेन फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन, लाइट इज थॉट ऑफ अ वेव। तो डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को बतलाने के लिए जो लाइट है, लाइट को वेव की तरह माना गया। द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। तो जो ये वेव है, लाइट को वेव जब कंसिडर किया गया था तो इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगेन द बिगिनिंग ऑफ 20th century, it becomes known that wave theory of light often becomes inadequate for treatment of the interaction of light with matter, and light often behaves somewhat like a stream of particle. तो 20th सेंचुरी में लाइट की कुछ फिनोमेना जो है उसको देखा गया, तो यहाँ पर लाइट को जो है स्ट्रीम लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करते हुए दिखाया गया है। दिस कन्फ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यूड फॉर सम ईयर्स
till a modern quantum theory of light emerged in which light is neither a wave nor a particle. The new theory reconciles the particle properties of light with the wave nature. तो ये सभी जो कन्फ्यूज़न थे कि लाइट जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, तो लाइट ना ही वेव की तरह बिहेव करता है, ना ही पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर से एक नया थ्योरी आया है जिसको कि वेव नेचर कहा गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को दिखाने के लिए वेव नेचर का यूज़ किया जाता है। In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. तो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में प्रूव करता है, तो लाइट के इस प्रोपगेशन के लाइट का जो स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन है, इसके थ्रू हम इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को पढ़ेंगे। These basic concepts will help us in the study of some of the optical phenomena in nature. तो ये जो स्टडी हम देखेंगे तो नेचर में बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमेना हमें देखने के लिए मिलते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे और हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है इसे भी देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। A highly polished surface such as a mirror reflects most of light falling on it. You are already familiar with the laws of reflection of light. तो reflection of light में हम जानते हैं कि जो highly polished surface होता है मिरर का, यहाँ पर लाइट जब पड़ती है तो ये इसका रिफ्लेक्ट, जब लाइट इस पर पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट होता है। हम जानते हैं, हम लाइट के जो है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ चुके हैं, तो दोनों लॉस हमारे पास में कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। पहला लॉ कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, मिरर पर जो नॉर्मल पड़ रहा है और साथ में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाइट का, ये सभी एक प्लेन पर सिचुएटेड होंगे। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces, including spherical mirror. तो ये जो law of reflection है, ये सभी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर वर्क करता है, including spherical mirror. You are familiar with the formation of images by a plane mirror. तो प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है हम ऑलरेडी जानते हैं। What are the properties of the image? तो यहाँ पर जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी प्लेन मिरर के थ्रू जो बना हुआ इमेज है वो हमेशा ही वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। द साइज ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। द इमेज फॉर्म्ड इज़ एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट के जितना पास मिरर के जितना पास ऑब्जेक्ट होगा उतना ही मिरर के पीछे इमेज का फॉर्मेशन होगा। फर्दर द इमेज इज़ लैटरली इन्वर्टेड, और इस केस में इमेज जो बनता है वो कैसे बनता है, लैटरली इन्वर्टेड बनता है। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड, लेट अस एक्सप्लोर। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अभी प्लेन था तो इस तरह के फॉर्मेशन आपके इमेजेस के हुए, लेकिन अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन ना होकर के कर्व हो तो इस केस में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसे देखेंगे। पहले आपके पास एक एक्टिविटी दी गई है, लिखा है टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस, डू यू गेट द इमेज, is it smaller or larger, move the spoon slowly away from your face, observe the image, how does it changes, reverse the spoon and repeat the activity, how does the image look like now, compare the characteristics of image on the two surfaces। तो यहाँ पर एक लार्ज शाइनी स्पून लेना है और उसमें अपना फेस देखने की, आपको उसके जो कर्व्ड साइड है उसमें अपना फेस देखने की कोशिश करनी है। तो क्या आप वहाँ पर अपना फेस देख सकते हो, और अगर देख सकते हो तो वो फेस स्मॉल होता है, दिखता है, या फिर लार्ज होता है। अब आप स्पून को क्या करो, धीरे धीरे स्लोली आप क्या करो कि आपके फेस से दूर लेकर के जाओ, देखोगे इमेज में क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये आपने वर्क कर लिया, अब क्या करना है कि जो स्पून है स्पून को रिवर्स कर देना है, और जो एक्टिविटी आपने अभी की है, धीरे धीरे आप फेस से दूर लेके जा रहे थे स्पून को, तो अगेन यही एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है। तो क्या यहाँ पर कोई चेंज देखने के लिए मिल रहा है, तो इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। दोनों केस में आप इनको कंपेयर करोगे इमेज के फॉर्मेशन को।
The curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. The reflecting surface of such mirrors can be considered to form a part of the surface of a sphere. Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirrors. We shall now study about spherical mirrors in some detail. तो हम जानते हैं कि जो कर्व सरफेस है, शाइनिंग स्पून का जो कर्व सरफेस है, इसको आप कर्व्ड मिरर के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली कर्व्ड मिरर कौन सा यूज़ किया जाता है, वो है स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर का बात करें तो यहाँ पर ये जो है, जो हमारा स्फेयर होता है, स्फेयर का एक पार्ट होता है, स्फेयर का जो सरफेस होता है उसका एक पार्ट होता है। इस तरह का जो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है, उसे हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। अब स्फेरिकल मिरर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्फेरिकल मिरर, the reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or outward. A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, that is, faces towards the center of a sphere, is called a concave mirror. A spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called a convex mirror. The schematic representation of these mirrors is shown in figure. You may note in these diagrams that the back of the mirror is shaded. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई भी स्फेरिकल मिरर है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो अंदर की तरफ कर्व हो सकता है या फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो सकता है। तो ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो, यानी कि जो स्फेयर है उसके सेंटर की तरफ में हो, तो उसे कनकेव मिरर कहते हैं। और ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो, उसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये आपका डायग्राम दिख रहा है, ये है कनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स मिरर। और इन दोनों में आप देखिए इसका आउटर पार्ट जो है ये शेडेड दिख रहा है और ये वाला एरिया जो है ये रिफ्लेक्टिंग एरिया है। कन्वेक्स मिरर की बात करें, इसका आउटर पार्ट शेडेड है ये, और इसका ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग एरिया है। You may now understand that the surface of the spoon curved inward can be approximated to a concave mirror, and the surface of the spoon burst outward can be approximated to a convex mirror. तो हमने स्पून के हेल्प से अभी एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पर जो स्पून है इसका जो सरफेस, जो कर्व्ड इनवर्ड डायरेक्शन में जो कर्व सरफेस था, उसे कनकेव मिरर हम कंसिडर कर सकते हैं। वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, और जबकि वो स्पून का जो है बर्स्ट सरफेस जो था वो आपका कन्वेक्स मिरर की तरह वर्क करेगा। Before we move further on spherical mirrors, we need to recognize and understand meaning of few terms. These terms are commonly used in discussion about spherical mirrors. The center of reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by the letter P. तो हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़े उससे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जो टर्म्स है हमारे जो स्फेरिकल मिरर की स्टडी में हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला टर्म है पोल। पोल क्या होता है कि जो सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जो सेंटर है कोई स्फेरिकल मिरर है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है उसे पोल कहते हैं। ये जो है ये पोल कहाँ पे होता है, मिरर के सरफेस पर पोल प्रेजेंट होता है। इसे कैपिटल P से हम रिप्रेजेंट करते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मिरर, स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, एक स्फेयर होता है। एक स्फेयर का जो पार्ट होता है, एक स्फेयर का पार्ट जो है वो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। दिस स्फेयर हैज़ ए सेंटर। तो ये जो स्फेयर है इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर तो ज़रूर होगा। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो इस सेंटर को, ये जो सेंटर है स्फेयर का, उस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसे C लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्लीज़ नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का एक पार्ट नहीं होता है। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर प्रेजेंट होता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। तो कनकेव मिरर में बात करें तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने प्रेजेंट होता है।
However, it lies behind the mirror in case of convex mirror. तो convex mirror की बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो मिरर है मिरर के पीछे प्रेजेंट होता है. You may note this in figure 9.2a b. The radius of the sphere in which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called its radius of curvature of the mirror. It is represented by the letter r. तो रेडियस किसी भी स्फेयर का रेडियस किसे कहते हैं, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, उसका एक पार्ट होता है जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं. इसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. यू मे नोट दैट द डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस पी सी है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिनोट करते हैं, जिसे कैपिटल आर लिखते हैं. Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This line is called the principal axis. तो कोई लाइन है जो कि पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास हो रही है. इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर ऑफ इट्स पोल. तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो मिरर के पोल के नॉर्मल होती है. लेट अस अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू दिस मिरर थ्रू एन एक्टिविटी. हमारे पास में एक एक्टिविटी है 9.2 कहता है होल्ड अ कनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स reflecting surface towards sun. Direct the light reflected by the mirror on the sheet of a paper held close to the mirror. Move the sheet of paper back and forth gradually until you find on the paper sheet a bright, sharp spot of light. Hold the mirror and the paper in the same position for a few minutes. What do you observe and why? तो एक कनकेव मिरर आपको लेना है उसको और उसे अपने हाथ में इस तरह से पकड़ना है जैसे कि ताकि जो डायरेक्ट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सन के कांटेक्ट में आ सके. अब ये जो डायरेक्ट लाइट सन का था यहाँ पर मिरर से जब रिफ्लेक्ट हो रहा है होगी तो उसको इस तरह से पकड़ना है कि जो है आपके पास में एक पेपर का शीट हो, उस शीट पर जो मिरर की जो लाइट है वो पड़े और ये जो शीट है मिरर से काफ़ी नज़दीक रखनी है आपको. अब इस शीट को जो है पेपर का जो पेपर शीट है इसको ग्रेजुअली फोर्थ एंड बैक आपको लेकर के जाना है. तो आप देखोगे कि जो लाइट है जो पेपर पर जो लाइट है इस शीट पर जो ब्राइट लाइट है स्पॉट लाइट दिखेगा, काफ़ी शार्प लाइट दिखाई पड़ेगा आपको. तो यहाँ पर जो मिरर है उसको प्रॉपर वे से होल्ड करके आपको रखना है. तो आप देखोगे कि वहाँ पर आप कुछ मिनट के लिए होल्ड करोगे तो आपको कुछ चेंजेस वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे. क्या देखेंगे हम? द पेपर एट फर्स्ट बिगिनस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक. तो पेपर जो है इसमें स्मोक प्रोड्यूस होने लगेगा, धीरे धीरे पेपर जो है वो जलने लगेगा. इवेंचुअली इट में इवन कैच फायर. और धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो जो है पेपर उसमें फायर यानी आग लग जाएगी. वाई डज इट बर्न? ऐसा क्यों हुआ, वो जल क्यों गया पेपर? द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज एट अ पॉइंट एज शार्प ब्राइट स्पॉट ऑफ द मिरर. तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाइट जो सन से आ रहा था वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो गया जहाँ पर लाइट का जो था ब्राइट और शार्प इमेज बना वहाँ पर. द इन फैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज़ द इमेज ऑफ द सन ऑफ द शीट ऑफ पेपर. और ये जो लाइट का स्पॉट दिखाई पड़ा था वो क्या था? सन का इमेज जो था वो जो कि पेपर की शीट पर बना था. दिस पॉइंट इज़ द फोकस ऑफ कनकेव मिरर. तो ये जो पॉइंट था ये क्या कहलाया? कनकेव मिरर का फोकस कहलाया. द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंसनट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट द पेपर. तो यहाँ पर जब सनलाइट एक जगह पर इकट्ठा हुआ, इग्नाइट हुआ, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो गया? वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुआ और पेपर जल गया. द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द मिरर गिव्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस को क्या कहा गया है? फोकल लेंथ, मिरर का फोकल लेंथ कहा गया है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम. तो इसे हम रे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे. ऑब्जर्व फिगर 9.2a क्लोजली. ये आपका फिगर 9.2a है. Number of rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror. Observe the reflected rays. They are all meeting or intersecting at a point of the principal axis of the mirror. This point is called the principal focus of the concave mirror. तो यहाँ पर लाइट रेस जो है ये पैरेलल आ रही है. मिरर से टकराने के बाद में सारी लाइट रेस एक पॉइंट पर, एक
पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहा गया है? प्रिंसिपल, ये पॉइंट जो है कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। सिमिलरली ऑब्जर्व फिगर 9.2। हाउ आर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बाय अ कनकेव मिरर। तो 9.2 में आपके पास एक कनकेव मिरर है। यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? लाइट आपका पैरेलल लाइट आ रही है और मिरर से टकराने के बाद इस केस में जो लाइट है ये डाइवर्ज हो जा रही है। द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर to come from a point of the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. So, the principal focus is represented by the letter F. The distance between the pole and principal focus of the spherical mirror is called the focal length. It is represented by the letter F. तो यहाँ पर जब लाइट मिरर से टकराने के बाद में क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब जो मिरर से टकराने के बाद दूर के डायरेक्शन में यहाँ पर दिखाई गई। तो यहाँ पर जब लाइट को बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट आप करोगे तो ये लगेगा कि फोकस से आती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को फोकस कहा गया है, जिसे कि कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, ये पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, जिसे कि स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। The reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical. The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of the spherical mirror is called the aperture. तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर का था, इसमें जो है सर्कुलर आउटलाइन यहाँ पर प्रेजेंट था। तो यहाँ जो डायमीटर था रिफ्लेक्टिंग पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो था स्फेरिकल मिरर, इसका जो डायमीटर है, इस डायमीटर को अपर्चर कहा गया है। डिस्टेंस mn represent the aperture. We shall consider in our discussion only such spherical mirror whose aperture is much smaller than its radius of curvature. तो यहाँ पर डायग्राम में जो mn है इसे अपर्चर कहा गया है, और इस चैप्टर में हम लोग ऐसा अपर्चर चूज़ करेंगे जो कि काफ़ी स्मॉल होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी छोटा होगा। In this, is there a relationship between the radius of curvature capital R and focal length small f of a spherical mirror? तो अगर क्या ये जो स्मॉल आर है और स्मॉल एफ और कैपिटल आर है, इसमें कोई रिलेशनशिप है? फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो यहाँ पर ये जो होता है फोकल लेंथ के 2 गुना होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वी पुट दिस एज r is equal to 2f. This implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and center of curvature. तो r is equal to 2f होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल फोकस जो है स्फेरिकल मिरर का, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पाया जाता है। आगे है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? You have studied about the image formation by plane mirror. You also know the nature, position and reality and relative size of the image formed by them. How about the images formed by spherical mirrors? How can we locate the image formed by a concave mirror of different positions of the object? Are the images real or virtual? Are they enlarged, diminished or have the same size? We shall explore this with an activity. तो हम ऑलरेडी इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन देख चुके हैं। तो यहाँ पर प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखे थे, तो कैसे उसका क्या नेचर था, इमेज का क्या पोजीशन था, उसका साइज़ क्या था, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसी तरीके से जैसे प्लेन मिरर में हमने पढ़ा है, उसी तरह से स्फेरिकल मिरर में भी हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को किस जगह पर रखने पर इमेज कहाँ पर बनेगा, किस उसका साइज़ क्या होगा, उसका इमेज का नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, ये सब हम देखेंगे। इससे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 9.3 कहता है यू हैव ऑलरेडी लर्नड अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यू हैव सीन दैट द शार्प ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट यू गॉट ऑन द पेपर इज़ इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। तो यहाँ पर शार्प ब्राइट लाइट जो हमें मिला था एक्टिविटी 9.2 में, वो क्या था, इमेज, सन का जो इमेज था। दिस वॉज टाइनी रियल इन्वर्टेड इमेज। तो ये जो था काफ़ी छोटा रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन वहाँ पर हुआ था। यू गॉट द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो आप यहाँ पर
कनकेव मिरर का अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? डिस्टेंस को, इमेज का डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, तो मिरर का से इमेज का कितना डिस्टेंस है इसका पता करके हम फाइंड करेंगे। देखते हैं। टेक अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर लेना है। फाइंड आउट इट्स अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ इन द वे डिस्क्राइब्ड अबव, तो जैसा हमने डिस्क्राइब किया वैसे ही आपको इसका फोकल लेंथ निकालना है। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, तो उसका क्या फोकल लेंथ आया उसको हम नोट करेंगे। You can also find it out by obtaining image of a distance of a sheet of paper. Mark a line on a table with a chalk. Place the concave mirror on a stand. Place the stand over the line such that the pole lies over the line. तो यहाँ पर टेबल पर चॉक की हेल्प से एक लाइन मार्क करना है। यहाँ पर कनकेव मिरर को स्टैंड पर आपको प्लेस करना है। उसके बाद में ये जो लाइन है इसके ऊपर स्टैंड को इस तरह से प्लेस करना है कि जो पोल है वो इस लाइन के ऊपर में आए। ड्रॉ विथ अ चॉक 2 more lines parallel to previous line such that the distance between any 2 successive lines is equal to the focal length of the mirror. तो यहाँ पर चॉक से दो और पैरेलल लाइन प्रीवियस लाइन के अकॉर्डिंग आपको खींचना है। इसको ऐसे डिस्टेंस पर, जो इसको ऐसे प्लेस करना है कि जो डिस्टेंस होगा दो सक्सेसिव लाइन के बीच में वो इक्वल होगा फोकल लेंथ के, मिरर के फोकल लेंथ के इक्वल होगा। दिस लाइन्स विल नाउ करस्पॉन्ड टू द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स पी एफ सी। तो ये जो लाइन्स है ये कौन सा पोजीशन होगा? पी यानी पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। Remember, for a small spherical mirror of an aperture, the principal focus f lies midway between the pole P and the center of curvature. तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर्स जिसका कि अपर्चर काफ़ी स्मॉल था, इसमें प्रिंसिपल फोकस कहाँ है? मिडवे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में पाया जाता है। कीप अ ब्राइट ऑब्जेक्ट से अ बर्निंग कैंडल एट अ पोजीशन फार बियॉन्ड सी। तो यहाँ पर एक ब्राइट ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आपका बर्निंग कैंडल हो गया, इसको सी के काफ़ी पीछे रखना है। प्लेस अ पेपर स्क्रीन and move it in front of the mirror till you obtain a sharp bright image of the candle flame on it. इसके बाद में पेपर स्क्रीन को है यहाँ पर आपको प्लेस करना है और मिरर के सामने में इसको लिखना है, तब उसको तब तक रखना है जब तक कि आपको शार्प ब्राइट इमेज कैंडल का ना दिखाई पड़े। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, नोट डाउन इट्स नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इमेज को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और जो भी नेचर, पोजीशन और साइज़ होगा उसको नोट डाउन करना है। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बियॉन्ड। तो उसके बाद में इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। कब? पहला जस्ट बियॉन्ड सी, आपको कैंडल को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना है। दूसरा है सेंटर पर होगा तो उसको नोट करना है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो आपको नोट करना है। अगर कैंडल है फोकस पर है तो क्या होगा, और जो कैंडल है पी और एफ के बीच है तो क्या होगा। इन वन ऑफ दीज यू मे नॉट गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो इनमें से कुछ ऐसा ही होगा जहाँ पर इमेज आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई पड़ेगा। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सच केस। तो यहाँ पर पोजीशन, ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन था उसे पता करना है। देन लुक फॉर इट्स वर्चुअल इमेज इन द मिरर इटसेल्फ। अब इसके वर्चुअल इमेज को भी देखना है। नोट डाउन एंड टैबुलेट योर ऑब्जर्वेशन। तो जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है उसको नोट डाउन करना है। यू विल सी इन द अबव एक्टिविटी that the nature, position and size of the image formed by a concave mirror depends on the position of the object in relation to points P, F and C. तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हुई, यहाँ पर पोजीशन, नेचर और साइज़ इमेज का, कनकेव मिरर के इमेज का हमने देखा, और ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ था विथ रिस्पेक्ट टू पी, एफ एंड सी। द इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल फॉर सम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई पोजीशन का ऑब्जेक्ट का ऐसा था जहाँ पर इमेज है वो रियल बना। इट इज़ फाउंड टू बी वर्चुअल फॉर अ सर्टेन अदर पोजीशन। तो वहीं पर कुछ और पोजीशंस के लिए जो इमेज था यहाँ पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ। द इमेज इज़ ईदर मैग्नीफाइड, रिड्यूस्ड और हैज़ द सेम साइज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन था इस पर जो था इमेज का साइज डिपेंड करता है कि ये जो इमेज होगा या तो मैग्नीफाइड होगा या फिर रिड्यूस्ड होगा या फिर सेम साइज़ का बनेगा।
A summary of these observations is given in your reference table. तो यहाँ पर एक सिंपल समरी दी गई है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और साइज़ क्या होगा इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड होगा और पॉइंट साइज़ का होगा। नेचर क्या होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड होगा। वहीं बात करें बी और सी के बारे में, बी और सी के बीच में है ऑब्जेक्ट जो है, ये बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी है तो क्या होगा, पोजीशन क्या होगा इमेज का, बिटवीन एफ एंड सी। साइज इमेज का क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सी पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। साइज इमेज का क्या होगा, सेम साइज़ का होगा। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। साइज़ क्या होगा इमेज का, एनलार्ज्ड होगा और नेचर क्या होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर ऑब्जेक्ट एफ यानी फोकस पे है तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। साइज़ क्या होगा, साइज़ और नेचर क्या होगा इमेज का, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, तो इस केस में इमेज ही नहीं बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में है तो इस केस में क्या होगा, जो पोजीशन होगा इमेज का बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगा। साइज़ क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर बाय यूजिंग रे डायग्राम। तो अब इसे हम रे डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में हो रहा है। We can also study the formation of images by a spherical mirror by drawing a ray diagram. Consider an extended object of a finite size placed in front of a spherical mirror. Each small portion of the extended object acts like a point source. तो यहाँ पर लिखा है कि हमने इमेज का फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में उसके रे डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। मान लिया कि हमारे पास में कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो कि इनफाइनाइट साइज़ का है, इसे हम स्फेरिकल मिरर के सामने रखते हैं तो इसका हर एक स्मॉल पोर्शन जो है ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह मतलब लाइक पॉइंट सोर्स ये वर्क करता है। An infinite number of rays originate from each of these points. तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस दिखाई पड़ते हैं, ऑरिजिनेट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम्स इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, an arbitrary large number of rays emanating from a point could be considered. तो यहाँ पर रे डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन है यहाँ पर किस तरह से लार्ज नंबर ऑफ रेस मिल करके किसी एक पॉइंट पर आपको आकर के दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर इमेज का ऑब्जेक्ट के इमेज का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से बनेगा हम आगे देखेंगे। हाउ एवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली 2 रेस। तो बहुत सारे इमेज को हम बहुत सारे रेस को ना लेकर के हम लोग अपनी सुविधा के लिए 2 रेस को साथ में लेकर के चलेंगे। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द रे डायग्राम, these rays are so chosen that it is easy to know their direction after reflection from the mirror. तो इस रे को हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि हमें उसका डायरेक्शन पता हो, रिफ्लेक्शन के बाद किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। The intersection of at least 2 reflected rays give the position of image at the point object. तो at any two of the following rays can be considered be locating of the image. तो यहाँ पर 2 रेस जब इंटरेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्टिंग रेस, 2 रिफ्लेक्टिंग रेस जब इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट बन रहा है, कैसा ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको शो करने के लिए हमारे पास में कुछ लॉस हैं, इसको देख लेते हैं। पहला है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror. This is illustrated in figure 9.3 AB. तो हमारे पास में जो लाइट है हमारे पास में ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। तो लाइट रे हमेशा क्या होगी, पैरेलल आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही है लाइट रे, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से आ रही है तो ये हमारा फोकस से होकर के गुजरेगी। वहीं पर बात करें कन्वेक्स मिरर में तो लाइट रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये मिरर से टकराने के बाद में फोकस से आते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, कंसिडर किया जाएगा कि ये फोकस से आ रही है। आगे लिखा है सेकंड क्या लिखा है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर और अ रे
or a ray which is directed towards the principal focus of the convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. This is illustrated in figure 9.4a. तो आपका ये 9.4a दिख रहा है, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में जब लाइट फोकस से होकर के गुजर रही है तो मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती है, यही लिखा हुआ है। वहीं बात करें कन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ पर भी लाइट रे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो मिरर से टकराने के बाद ये फोकस से आती हुई दिखाई देगी। ये इमेजिनरी लाइन है, ये फोकस से आती हुई दिखाई देगी। तीसरा केस क्या है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path. This is illustrated in figure 9.5a b. The light rays come back along the same path because the incident rays fall on the mirror along the normal to the reflecting surface. तो कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास हो रही है तो मिरर से टकराने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के ही गुजरेगी। ये इस केस कनकेव मिरर का केस है, और यहीं ये कन्वेक्स मिरर का केस है कि लाइट रे मिरर से टकरा रही है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई दे रही है। चौथा केस क्या है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस towards a point P on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. The incident and reflected rays follow the laws of reflection at the point of incidence, making equal angles with the principal axis. Remember that in all the above cases, the laws of reflection are followed. All the points of the incidence, the incident ray, the reflected ray in such way that the angle of reflection equal to angle of incidence. तो यहाँ पर चौथा केस क्या था, चौथा लॉ क्या है कि कोई भी लाइट रे अगर ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर तो मिरर से टकराने के बाद में जब मिरर के पोल से टकराएगी तो सिमिलर एंगल के साथ में ये रिफ्लेक्ट करेगी, ऑब्लिकली सिमिलर एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये कनकेव मिरर के केस में इस तरह का इमेज बनेगा, वहीं कन्वेक्स मिरर के केस में इस तरह का इमेज बनेगा। और ये जहाँ ये सभी जो लॉस फॉलो होंगे, ये सभी हमारा जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, जब इमेज का फॉर्मेशन हम करेंगे तो वहाँ पर लॉस ऑफ जो रिफ्लेक्शन है हमारे पास में सभी लॉस को ये फॉलो करेंगे। ना इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ये देखेंगे। फिगर 9.7 इलस्ट्रेट द रे डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कनकेव मिरर फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में पहला पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहाँ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ये लाइट रे इन्फिनिटी से आती हुई दिखाई दे रही है। तो जब पोल से जब ये लाइट रे आपका मिरर से टकराएगी तो टकराने के बाद ही फोकस से होती हुई दिखाई देगी। तो यहीं पर आपका पहला रे ये था और ये सेकंड रे है जो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपका फर्स्ट केस है जहाँ पर इमेज कहाँ पर बना है, फोकस पर बन रहा है और ये हाईली डिमिनिश्ड है। दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये बियॉन्ड सी आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो लाइट रे जब इससे होकर के आ रही है तो पहला रे आपका मिरर से टकराने के बाद कहाँ से होकर के गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरा रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है और ये मिरर से टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आएगी। तो यहाँ पर जहाँ पर दो रेस आपका आपस में कट हो रहे हैं, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा A' B' आपका इमेज है जो कि आपका इन्वर्टेड इमेज है और C और F के बीच में इसका पोजीशन है। नेक्स्ट केस है आपका जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो ये AB आपका ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। तो लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर जब लाइट रे जब मिरर से टकराई तो टकराने के बाद फोकस से होकर के गई। दूसरी लाइट रे आपका फोकस से होकर के पास कर रही है। तो जब फोकस से लाइट रे जाती है तो कहाँ आती है, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अब इस जगह पर जो लाइट है, ये दोनों लाइट क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज कैसा है, सेम साइज़ का है, इन्वर्टेड है और आपका कहाँ पर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। अगला केस है ऑब्जेक्ट कहाँ है, C और F के बीच में है। ऑब्जेक्ट को जब C और F के बीच में रखा है हमने तो आपके पास में ये फर्स्ट लाइट रे आ रही है जो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरी लाइट रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखलाई पड़ेगी। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन आपका कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर इमेज बन रहा है बियॉन्ड C।
तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है और इनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज़ का है, इनलार्ज है और इन्वर्टेड है। अगला केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट आपका फोकस पर है। तो ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो क्या हो गया, फर्स्ट लाइट रे मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरी, दूसरा लाइट रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आते हुए दिखाई दे रही है। तो इस केस में जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है। तो उसके बाद में अगला केस आता है कि ऑब्जेक्ट हमारे कहाँ पर है, एफ और पी के बीच, फोकस और पोल के बीच में है। तो यहाँ पर जो लाइट रे है, ये लाइट रे जब आपका पोल से टकराएगा तो सर्टेन एंगल के साथ में, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये जो है टकरा करके वापस जाएगा। और दूसरा जो लाइट रे है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी। जब इसे हम इस डायरेक्शन में अगर मिलाना चाहेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि लाइट रे यहाँ पर डाइवर्जिंग है, इसलिए इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जब हम कंबाइन करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आती हुई यहाँ पर इसका इमेज बनते हुए दिखाई पड़ेगा। हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है। तो इस केस में ये जो इमेज है कैसा है, रियल है, आपका जो इमेज है वर्चुअल है, रियल नहीं है, वर्चुअल है। और कैसा है, आपका इरेक्ट भी है और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से बड़ा भी दिख रहा है। तो ये हमारा जो रे डायग्राम था, ये हमने कनकेव मिरर का सभी रे डायग्राम हमने देखा है। एक्टिविटी 9.4 कहता है, ड्रॉ अ नीट रे डायग्राम फॉर ईच पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन टेबल 9.1। तो टेबल 9.1 में डिफरेंट पोजीशंस दिए गए हैं, उनका रे डायग्राम आपको बनाना है। यू मे टेक एनी टू ऑफ द रेस मेंशन इन द प्रीवियस सेक्शन फॉर लोकेटिंग द इमेज। तो इमेज को लोकेट करने के लिए 4 रूल था, तो 4 में से कोई भी 2 रे का आप यूज़ कर सकते हैं। कंपेयर योर डायग्राम विद दोस्त गिवन इन टेबल 9.7। तो 9.7 जो आगे टेबल है उसके साथ आपको कंपेयर करना है जो आप डायग्राम बनाओगे। डिस्क्राइब द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन ईच केस। तो हर एक केस में जो भी इमेज बनेगा, इमेज का नेचर, पोजीशन और उसका साइज़ को भी बताना है। टेबुलेट द रिजल्ट इन कन्वीनियंट फॉर्मेट। तो आपके उसके बाद में इसको टेबल के फॉर्म में लिखना है। आगे है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, searchlights and vehicles headlights to get powerful parallel beam of light. They are often used as shaving mirrors to see a large image of the face. The dentist use concave mirrors to see large images of the teeth of patient. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. तो कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है, टॉर्च में, सर्च लाइट, व्हीकल के हेडलाइट में इसका यूज़ होता है ताकि पावरफुल बीम, जो लाइट का पावरफुल बीम यहाँ से गेन किया जा सके। कनकेव मिरर को शेविंग मिरर के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो लार्ज इमेज है फेस का वो दिखाई देता है। डेंटिस्ट भी कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं जो पेशेंट होता है उसका टीथ का लार्ज इमेज देखने के लिए। और लार्ज कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है, कॉन्सेंट्रिक सनलाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, सोलर फर्नेस में इसका यूज़ होता है। दूसरा है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब तक जो इमेज फॉर्मेशन हमने देखा वो कनकेव मिरर का था। अब कन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है वो देखेंगे। वी स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, नाउ वी शैल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। तो पहले आपके पास में एक्टिविटी दी गई है, टेक अ कन्वेक्स मिरर, होल्ड इट इन वन हैंड, होल्ड अ पेंसिल इन द अपराइट पोजिशन इन द अदर हैंड। तो एक हैंड में आपको कन्वेक्स मिरर लेना है और दूसरे में आपको एक पेंसिल अपराइट डायरेक्शन में रखनी है। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द पेंसिल इन द मिरर, इज द इमेज इरेक्ट, इन्वर्टेड, इज इट डिमिनिश्ड और इनलार्ज। ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज होगा उसको ऑब्जर्व करना है। तो क्या जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना वो इमेज इरेक्ट, इन्वर्टेड है और ये डिमिनिश्ड या इनलार्ज्ड है, ये कैसा है ये बताना है। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर स्लोली, डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर। फिर क्या करना है, पेंसिल को मिरर से स्लोली दूर लेकर के जाना है। उसके बाद में ऑब्जर्व करना है कि जो इमेज बन रहा है वो स्मॉलर है या फिर लार्जर बन रहा है। रिपीट दिस एक्टिविटी केयरफुली, स्टेट वेदर द इमेज विल मूव क्लोजर टू और फार्दर अवे फ्रॉम द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। तो ये एक्टिविटी को रिपीट करना है और बताना है कि इमेज जो है वो जब नज़दीक आ रहा है तो कहाँ पर बन रहा है ये बताना है, दूर जा रहा है तो कहाँ बन रहा है। आगे है, वी कंसिडर 2 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर।
तो कन्वेक्स मिरर में हम दो ही पोजीशन हमें मिलता है. फर्स्ट इज़ when the object is at infinity and the second position is when the object is at a finite distance from the mirror. पहला केस में जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तब, और दूसरा है जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है तब. The ray diagram of the formation of image by a convex mirror for these two positions of the object is shown in figure 9.8 AB respectively. तो यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है. The result of the summarized in table 9.2. तो यहाँ पर हमारा डायग्राम है इस तरह से बन रहा है. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तब ये मिरर से टकराने के बाद में पैरेलल रे मिरर से टकराने के बाद में पैरेलल रे आपका मिरर से दूर जाएगा, और इसको जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलाएंगे तो ये फोकस पर से आती हुई दिखाई देगी, प्रतीत होती है. दूसरा है आपका कन्वेक्स मिरर में जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ये आपका किसी पॉइंट पर है, कहीं पर किसी पॉइंट पर है, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनेगा तो मिरर से टकराते हुए फर्स्ट रे जो है मिरर से टकराने के बाद में अवे गई है, दूसरी रे जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई समझ में आ रही है कि यहाँ से आ रही है. तो यहाँ पर जब दो आपके रेस कंबाइन किए हैं तो यहाँ पर इस जगह पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है. तो इस केस में कैसा इमेज बन रहा है इसका नेचर देख लेते हैं. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन कैसा है इमेज का, एट फोकस. पोजीशन कहाँ बन रहा है इमेज का, फोकस पर बन रहा था, तो लिखा है इमेज का पोजीशन फोकस पर है. बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा था. दूसरा है हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज. साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड है, या फिर इसको पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं. नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. दूसरा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर. ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तो इस केस में कहाँ पर बन रहा है इमेज, बिटवीन P एंड F बिहाइंड द मिरर. तो मिरर के पीछे P और F के बीच में आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है. इमेज कैसा बन रहा है, इमेज का साइज कैसा है, तो डिमिनिश्ड है. नेचर कैसा है, तो वर्चुअल और साथ में इरेक्ट है. यू हैव सो फार स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, अ कनकेव मिरर एंड अ कन्वेक्स मिरर. तो अभी तक हमने प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है वो देखा. विच ऑफ दीज मिरर्स विल गिव द फुल इमेज ऑफ ए लार्ज ऑब्जेक्ट. तो इनमें से कौन सा मिरर जो है लार्ज ऑब्जेक्ट का फुल इमेज दिखाता है. लेट अस एक्सप्लोर थ्रू द एक्टिविटी. तो एक्टिविटी आपके पास में 9.6 दी गई है. इसमें लिखा है ऑब्जर्व द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, से अ डिस्टेंट ट्री इन अ प्लेन मिरर. तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मिरर आपको इमेज ऑब्जर्व करना है. कुड यू सी द फुल लेंथ ऑफ इमेज. तो जो भी इमेज बन रहा है क्या उसका पूरा लेंथ देख सकते हैं यहाँ पर. ट्राई विथ प्लेन मिरर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. डिड यू सी द इंटायर ऑब्जेक्ट इन द इमेज. तो यहाँ पर प्लेन मिरर का यूज़, डिफरेंट साइज का प्लेन मिरर का यूज़ करना है. तो क्या यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं वो इंटायर ऑब्जेक्ट का इमेज आप देख पा रहे हैं. रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अ कनकेव मिरर. इसी एक्टिविटी को कनकेव मिरर के साथ में रिपीट करना है. डिड द मिरर शो फुल लेंथ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये जो मिरर था ये पूरा ऑब्जेक्ट का फुल लेंथ कवर कर रहा था या नहीं. नाउ ट्राई यूजिंग अ कन्वेक्स मिरर. अब कनकेव मिरर के थ्रू आपने देख लिया, अब इसी एक्टिविटी को कन्वेक्स मिरर के साथ में भी यूज़ करना है. डिड यू सक्सीड, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन विथ रीज़न. आगे है यू कैन सी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग और ट्री इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर. वन सच मिरर इज फिटेड इन द वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग ताज महल. तो आप जो है किसी भी टॉल बिल्डिंग का इमेज आप स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर में फुल लेंथ में देख सकते हो. ऐसा ही एक मिरर जो है वो आगरा के किला पर ताजमहल के सामने में बनाया हुआ है. इफ़ यू विजिट द आगरा फोर्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ द ताजमहल. अगर कभी आगरा फोर्ट आप जाओ तो वहाँ पर ताजमहल का फुल इमेज यहाँ पर देखने की कोशिश करना. टू व्यू डिस्टिंक्टली यू शुड स्टैंड सुटेबली एट द टेरिस एडजॉइनिंग द वॉल. यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस हैं. कन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. तो व्हीकल में रियर व्यू मिरर के फॉर्म में कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है. These mirrors are fitted on the sides of vehicle, enabling the driver to see the traffic behind him or her to facilitate safe driving. तो कन्वेक्स मिरर का यूज़, कन्वेक्स मिरर जो है ये व्हीकल के साइड में फिट किया होता है जिससे कि जो ड्राइवर है वो उसके पीछे से आने वाली जो
गाड़ियाँ हैं उनको ट्रैफिक को अच्छे से देख सके और सेफ ड्राइविंग कर सके। कन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव अन इरेक्ट टफ डिमिनिस्ड इमेज। तो कन्वेक्स मिरर का यूज़ जो है किया जाता है क्योंकि ये जो है एक इरेक्ट डिमिनिस्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है गाड़ियों में, इसीलिए इसका यूज़ होता है। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। तो यहाँ पर इसका जो है वाइडर फील्ड व्यू ये देता है क्योंकि इसका जो है कर्व्ड आउटवर्ड ये होता है। दस कन्वेक्स मिरर्स इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विथ अ प्लेन मिरर। तो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर जो ड्राइवर है वो लार्ज एरिया को इस मिरर में आसानी से देख पाता है। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर converges at a specific point and its principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as the principal focus of the concave mirror. तो जब कि पैरेलल रेस जो होती है लाइट की, जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो मान लिया कि कोई कनकेव मिरर है उसमें प्रिंसिपल एक्सिस आपका शो किया गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई जो लाइट रे आती है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर मिलती है। तो उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट पर मिलती है। इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस या मतलब कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का कितना होता है? 2 इंटू फोकल लेंथ। तो ये r इज इक्वल टू 2f होता है, तो यहाँ पर 2 इंटू फोकल लेंथ हो गया। तो f यहाँ से क्या निकल गया? r/2। r कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। हैंस द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक उस मिरर का नाम बताना है जो कि किसी ऑब्जेक्ट का इनलार्ज्ड इमेज, इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज बनाता है। आंसर है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो इस केस में जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो कन्वेक्स मिरर को व्हीकल में रियर व्यू मिरर के फॉर्म में हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? आंसर है कन्वेक्स मिरर्स गिव अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम। जो कन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो उसके सामने रखा हुआ होता है। दे आर प्रेफर्ड एज a rear view mirror in vehicles because they give a wider field of view which allows the driver to see most of the traffic behind him। तो कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं कि कन्वेक्स मिरर जो है ये रियर व्यू मिरर के फॉर्म में व्हीकल में यूज़ होता है क्योंकि ये एक वाइडर फील्ड व्यू देता है, वाइडर फील्ड व्यू देता है जो कि ड्राइवर को ट्रैफिक लाइट, उसके पीछे कितना ट्रैफिक है वो उसको देखने में उसकी हेल्प करता है ताकि वो सेफली ड्राइविंग कर सके। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून, बाय बाय।